तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे गांधी युग की शुरुआत, यानी गांधी के बारे में जानेंगे। भारत में जब भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था तो गांधी की क्या भूमिका थी हमारे भारत की आज़ादी कराने में, और गांधी कैसे भारतीय राजनीति में आए, ये चीज़ हम देखने वाले हैं आज के इस क्लास में, ठीक है ना। और इसका लाइव क्लास भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर भी जाकर इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थर्ड क्लास के रूप में होगा, वहाँ से भी आप सारे चीज़ को देख सकते हैं, उसे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए हम लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी, ठीक है। तो देखिए गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पहला चीज, ठीक है ना। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, सबको पता है। पिता का नाम था करमचंद गांधी और ये राजकोट के रियासत में दीवान थे, ठीक है ना। आरंभिक शिक्षा इनकी गुजरात में हुई और उच्च शिक्षा पाने के लिए ये चले गए कहाँ, ये चले गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इन्होंने वहाँ पर कानून की पढ़ाई की, वकील की पढ़ाई की, और वहाँ से वकालत करने के बाद में ये वापस 1891 में भारत लौटे। भारत में मुंबई में ये वकालत करने लगे, वकील बन गए, ठीक है ना। और 1893 में इनको एक केस मिलता है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी थे, जो भारत ले गए थे, दक्षिण अफ्रीका में जाकर बसे हुए थे, वहाँ की सरकार ने उन लोगों के ऊपर अपना रंग भेद, यानी उन लोगों के ऊपर भी भेद कर रहे थे, यानी अपनी जनता, वहाँ की जो पैतृक जनता है उसमें और भारतीय प्रवासियों में अंतर कर रहे थे, उन पर दबाव डाल रहे थे, उन पर राज कर रहे थे। और ऐसा केस इनके पास में आया, गांधी के पास में, तो ये चले गए दक्षिण अफ्रीका 1893 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर जाकर वहाँ के सरकार से उन लोगों के लिए युद्ध किया, लड़ाई की। ये लड़ाई सत्याग्रह की लड़ाई थी। इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना हथियार उठाए ये अस्त्र के रूप में वहाँ लड़ाई की इन्होंने, और वहाँ लड़ाई करके दक्षिण अफ्रीका में इसका सामना इन्हें भी करना पड़ा। और वहाँ लड़ाई करने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सत्याग्रह आंदोलन जो था सफल रहा, और वहाँ के जो प्रवासी भारतीय थे उनको व्यवस्थाएं मिल गई। वहाँ की सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया। वहाँ की सरकार उन लोगों को और ध्यान रखने लगी, उनको काम देने लगी, जो उन पर गैर कानूनी प्रभाव थे उस सारे चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये गांधी का पहला आंदोलन जो था दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किए थे, ये काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, ठीक है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। गांधी का मानना था ना कि सत्य के मार्ग पर चलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। अहिंसा का मतलब होता है कि अहिंसा के राह पर यदि हम चलेंगे तो लोगों को एक साथ कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। और यही सत्याग्रह का उपयोग गांधी ने अपने भारत में भी किया, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। और गांधी को यह मानना था कि असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन सत्य के सामने नहीं टिकता है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है, ऐसे गांधी का मानना था। तो गांधी का यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। उनका यह भी मानना था कि बिना शारीरिक मेहनत किए भी हम लोग किसी भी आंदोलन को जीत सकते हैं, किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। बिना शरीर से मेहनत किए भी हम किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। किसके सहायता लेकर? तो सत्याग्रह की सहायता लेकर, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं, ठीक है ना। ये गांधी के कुछ मतलब उनके जीवन का बारे में था। अब हम लोग जानेंगे, जो कि हमारा इस क्लास के इस वीडियो का मेन टॉपिक है, भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश। भारत की राजनीति में गांधी का प्रवेश कैसे होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह। 19 जनवरी का दिन था, 1915 साल। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए। जब वो भारत आए तो भारत में ब्रिटिश शासन था, और इस ब्रिटिश शासन उस समय 1915 में ही आसपास 1914 से ही 1915 में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। और उस विश्व युद्ध में अंग्रेज भी पार्टिसिपेट किए थे, अंग्रेजों ने भी अपना भूमिका निभाया था। और उस भूमिका में क्योंकि अंग्रेज पार्टिसिपेट किए हैं तो भारतीय सैनिक को, भारत के लोगों को सैनिक के रूप में वहाँ लड़ने के लिए भेज दिया करते थे।
उनसे भारत के लोगों से अब देखिए 20 युद्ध है तो खर्चा होगा, तो वह खर्चा कहाँ से आता था? तो 20 युद्ध का खर्चा जो था वह भारतीय लोगों से टैक्स के रूप में वसूल कर वह लेकर जाते थे, वहाँ पर देते थे। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उसी समय भारत में गांधी भी आए थे। ये एक तरफ का मंजर था, एक तरफ ये अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी वह था। अब इसी बीच में भारत में 1915 के आसपास में कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था भारत में, कांग्रेस में बंटवारा हो चुका था। मुस्लिमों के लिए अलग पार्टी की व्यवस्था कर दी गई थी, मुस्लिमों का एक अलग दर्जा व्यवस्था दे दिया गया था। फुटमत हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब कंडीशन बेकार। जो कांग्रेस पार्टी 1885 में बनाई गई थी लड़ने के लिए, उसमें फुटमत आ गया, फुटमत व्यवस्था आ गया। कब? 1915 के आसपास में, ठीक है ना। इसके अलावा श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये होम रूलिंग लेकर आए थे, ठीक है ना। गृह शासन व्यवस्था के लिए आंदोलन छिड़ा था, गृह शासन व्यवस्था के लिए आंदोलन हुआ था। गांधी इन सब पर नजर रख रहे थे, सबको देख रहे थे। गांधी आए थे 1915 में, इन सब सारे चीज़ों को उन्होंने देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना। सारी चीज़ देखने के बाद में उसी समय अंग्रेजों की जो न्याय देखिए, गांधी जब भारत आए ना तो इनको बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के जो बारे में जानकारी नहीं था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों पर कैसे अपना हक जमा रहे हैं, ऐसी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो इन्हें लगा ना कि अंग्रेज जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे ना, जाति पाति का विभेद का अवस्था में। तो इन्हें लगा कि अरे भारत के लोगों को वो न्याय कर रहे हैं, अंग्रेजों न्याय कर रहे हैं, न्याय संगति में है। और गांधी ने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दे दिया प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी अंग्रेजों के साथ लड़ने चले गए, ठीक है ना। मतलब लड़ने नहीं, मतलब उनका साथ दिया, उनका हेल्प किया। और उनके हेल्प के कारण अंग्रेजों ने इन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दे दी। यानी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भारत का सम्राट कहा। गांधी जी फूल गए, अरे भारत का हम सम्राट बन गए, ठीक है। लेकिन गांधी जी को पता नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं अंग्रेजों का साथ देकर, ठीक है। बहुत जल्दी गांधी को समझ में आ गया। गांधी जब समझ में आया तो गांधी राजनीति से अलग रहना चाहते थे, क्योंकि राजनीति के तहत गांधी चले गए थे उधर। गांधी इन राजनीति से अलग रहना चाहते थे और उन्होंने सोच लिया कि चलो भाई अब ये सब हम काम नहीं करेंगे, गलत राह पर नहीं चलेंगे, हम ना लोगों की भलाई करेंगे, जन सेवा करेंगे। और जन सेवा करने के लिए इन्होंने गुजरात में एक साबरमती आश्रम बनाया, जो कि बाद में आगे चलकर यह आश्रम राजनीति और सामाजिक का केंद्र बन गया। लेकिन शुरुआत में ये जन सेवा के लिए बनाया गया था। साबरमती आश्रम बनाया। तब इनके एक गुरु थे, गुरु गोपाल कृष्ण खोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गुरु गोपाल कृष्ण खोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये सलाह दी है गांधी को कि एक बार तुम ना भारत भ्रमण करो, पूरे भारत को घूमो और देखो, उससे सीखो। इनके सलाह पर गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत घूमे। और पूरे भारत घूमने के बाद भारत के लोगों की जो गरीबी थी गांधी ने देखा, भारत के लोगों पर अंग्रेजों का अत्याचार गांधी ने देखा। इससे गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के बाद ऐसी स्थिति, उनकी स्थिति को समझने का इन्होंने प्रयास किया गांधी ने। प्रभावित होने के बाद 1916 का समय था। 1916 में पहली बार ये जनता के संपर्क में आए, जनता के सामने आए गांधी। अभी तक इन्हें कोई नहीं पहचानता था कि गांधी कौन है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई नहीं पहचानता था। 1916 में ये जनता के समक्ष आए, तब लोग इन्हें जानने लगे, कुछ हद तक इन्हें पहचाना है। जैसे राहुल गांधी ने भारत यात्रा किया ताकि लोगों के नज़र में आए, अच्छा काम करने के, क्योंकि अगला चुनाव में कुछ किया जाए, ठीक है ना। उसी तरह गांधी ने भी किया था, लेकिन गांधी का तो बहुत अच्छा प्रभाव था, इनका पता नहीं। तो ऐसे ही समय बीतता गया। उसके बाद
अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, इस शिक्षा व्यवस्था को मात देने के लिए बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय आरंभ किया गया, खोला गया। और इसके उद्घाटन के लिए गांधी सहित अन्य नेताओं को भी बुलाया गया, गांधी को भी बुलाया गया। जब गांधी आए तो इसी में इनको बोलने का मौका दिया गया, कुछ बोलने का मौका दिया गया। तब पहली बार गांधी ने भारत में भाषण दिया था, याद रखिए, बनारस में 1916 में गांधी को बोलने का मौका दिया गया। गांधी ने, चूँकि उसमें वह हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के खिलाफ ही था, अंग्रेजों के खिलाफ ही वो विश्वविद्यालय बनाया गया था। अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको नकार कर हिंदी शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करने के लिए वो हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, सब क्रांतिकारी, वहाँ पर रहने वाले सभी लोग देश के हित में काम करने वाले थे। तो गांधी ने कहा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र भारत को आज़ाद करने के, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, एक बार हमारा नज़र ये भारत के उन गरीब लोगों, गरीब मजदूर, गरीब किसानों की तरफ जाना चाहिए। हम आपको स्पष्ट करते हैं, गांधी ने बताया कि हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम उनको साथ नहीं लेंगे तब तक ले इस देश की आज़ादी संभव नहीं है। बिना उनके हम इस देश के साथ लड़ ही नहीं सकते। उनको भी इस राष्ट्रवाद में शामिल करना पड़ेगा। जब वो इस राष्ट्रवाद में शामिल होंगे तब जाकर कहीं हम इस देश में लड़ पाएंगे अंग्रेजों से, उनके खिलाफ कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना। यह पहला आक्रमण था गांधी का भारत के लोगों के, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों के सहमति में। अच्छा काम किए, सभी लोगों का प्रभाव पड़ा, सभी लोगों के अंदर एकजुटता आने लगी, धीरे धीरे साथ मिलने लगा, जुड़ने लगे लोग। तब गांधी ने अपना जो है अस्त्र छोड़ा, सत्याग्रह आंदोलन, सत्य और अहिंसा का मार्ग। गांधी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में कुछ मिल मजदूर थे, उनके हित में काम करने के लिए उनके साथ आंदोलन छेड़ा। वह आंदोलन 1917-18 के बीच में हुआ था, 17 से 18 के बीच में आंदोलन हुआ। काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, बहुत अच्छा सिद्ध हुआ और गांधी लोगों के नज़र में आने लगे, लोग इनको जानने लगे, पहचानने लगे। ठीक है। इसके बाद इनका पहला व्यापक आंदोलन असहयोग आंदोलन होता है, लेकिन ये अभी नहीं, 1920 में शुरुआत होता है। इसी के बीच में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो जाता है। बड़ा ही दर्दनाक घटना, 13 अप्रैल 1919 का, 13 अप्रैल के महीना था, 13 तारीख था, 13 तारीख के दिन ये घटना 13 अप्रैल 1919 को बड़ा ही दर्दनाक घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड आरंभ हो जाता है। इसके बाद गांधी ने, इस आंदोलन के बाद इनका पहला व्यापक आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इनके 3 महत्वपूर्ण व्यापक आंदोलन थे गांधी के। और यही आंदोलन था जिससे गांधी को बहुत ज़्यादा सफलता, हमारे भारत देश को सफलता मिली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग खेड़ा आंदोलन क्या है, चंपारण आंदोलन क्या है, इन्हें सब आंदोलन में, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इसे आप लोग कल के लाइव क्लास में जानिए। मेरे साथ जुड़े रहिए लाइव क्लास में। ठीक है। आज लाइव क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैंने सोचा कि इसे भी आप लोगों को कहानी की तरह एक बताएं ताकि बिल्कुल याद हो जाए, मज़ा आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। आज के लिए इतना ही। कल लाइव क्लास में खेड़ा आंदोलन से नहीं, ये वाला शुरू करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, इसका क्या इतना ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ गया भाई, जिससे भारत को इतना नुकसान हुआ, और इसमें गांधी की क्या भूमिका थी, खेड़ा आंदोलन क्या था, चंपारण, धीरे धीरे सारे चीज़ को समझेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सभी बच्चे आइए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को हमेशा सुविधा मिलते रहे। मेरे ये चैनल है,
इसमें बच्चे बूढ़े सब आ सकते हैं, हर क्लास के बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी एक क्लास के लिए नहीं है। इसमें सभी क्लास के सभी बैच के क्लास अपलोडेड या लाइव हो कराए जाते हैं। साथ में कुछ जनरल नॉलेज भी, सामाजिक ज्ञान भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यह चैनल। इसमें आप लोग अवश्य जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।